तो हम कह रहे थे कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन which is represented by alpha and want of factor which is represented by I। दोनों में क्या रिलेशन होगा ये हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले सपोज वी हैव n number of molecules, n number of A molecules। हम ये मान लेते हैं हमारे पास में n number of A molecules हैं। अब देखो एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि n एक तो मैं आगे लगाता हूँ एक पीछे लगाता हूँ, तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। अगर मैंने n को यहाँ आगे प्लेस किया है दैट मींस ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं बट दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग है। अब जब इनका एसोसिएशन होता है तो ये AN में कन्वर्ट हो जाता है। AN में कन्वर्ट होने का मतलब नाउ दीज मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड, अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन है। जैसे हम एसिटिक एसिड को लिखते थे तो देखिए इस चीज को मैंने 2CH3COOH लिखा है, इसका मतलब हमारे पास दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं एंड दे आर सेपरेटेड, ओके। लेकिन अगर इस 2 को मैं यहां नहीं लिख करके इसको होल ट्वाइस लिख देता हूं, अभी भी हमारे पास दो ही मॉलिक्यूल्स थे लेकिन दोनों आपस में कंबाइन है, जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो सेम वे यहां पर मैं कह रहा हूं दे आर n number of A molecules but they are separated, but in this case all the A molecules are combined with each other, एक दूसरे से आपस में कंबाइंड फॉर्म में ही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि बिगिनिंग में मेरे पास यहाँ इसके मोल जो है वो 1 मोल है इनिशियल, ठीक है। इनिशियल मोल्स जो है हमारे पास इसके 1 मोल है और इसके 0 है, ठीक है। फिर आफ्टर टाइम t, आफ्टर या आफ्टर एसोसिएशन लिख देते हैं, आफ्टर एसोसिएशन के बाद, अब एसोसिएशन के बाद क्या होगा, जितना इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा, ठीक है, उतने मॉलिक्यूल यहाँ पर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम ये मान रहे हैं कि इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है वो अल्फा है। तो जैसा हमने पहले किया था अल्फा हमने सब्ट्रैक्ट कर दी थी इसमें से कि अल्फा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए हैं, तो यहाँ मैंने अल्फा को सब्ट्रैक्ट किया। और यहाँ क्या होगा, जितना डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा उतने यहाँ पर क्या आ जाएंगे, अल्फा अपॉन एन आ जाएंगे। अब अल्फा अपॉन एन मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मोस्टली ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान रखना इनकी संख्या कम हो जाती है बेटा, क्योंकि जुड़ गए, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं ना एसिटिक एसिड का, सपोज एसिटिक एसिड की मैं बात करता हूं, तो फिलहाल जैसे हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जब ये एसोसिएट हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं CH3COOH और यहाँ मैंने 2 लगा दिया नीचे, तो पहले 2 मॉलिक्यूल्स थे फिर यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल रह गया, तो एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम रह जाते हैं हमारे पास, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको n से डिवाइड किया है। तो जो भी आपके पास यहाँ नंबर होगा उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आप करेंगे जो हमने पहले किया था कि अगर मैं वांट ऑफ फैक्टर को फाइंड करता हूं I, तो हमें पता है I इक्वल्स टू क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन से पहले जो मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मैंने आपको तरीका बताया था कैसे फाइंड करें। देखिए ये जो ऊपर आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जो इन दोनों का सम, ये तो क्या है, इनिशियल मोल्स है। इनिशियल का मतलब एसोसिएशन करने से पहले, तो ये तो है बिफोर एसोसिएशन से पहले है। और ये जो नीचे वाले आपको दिख रहे हैं इन दोनों का सम जो होगा दे विल बी आफ्टर एसोसिएशन, ये आफ्टर एसोसिएशन। तो हमें क्या करना है, ऊपर तो लिखना है आफ्टर एसोसिएशन वाले और नीचे लिखने हैं बिफोर एसोसिएशन। तो इसको लिखते हैं अपन I इक्वल्स टू, तो आफ्टर एसोसिएशन आपके पास 1 माइनस अल्फा तो है A, देन प्लस अल्फा अपॉन n, ये है आपके पास में AN, ठीक है।
और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन। जब एसोसिएशन नहीं हुआ था तो उससे पहले आपके पास 1 + 0 यानी 1 ही था। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए इधर यहाँ लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए देखें। ओके, तो यहां हम इसे लिखते हैं I इक्वल्स टू, क्योंकि नीचे 1 है तो नेचुरल है 1, तो ऐसा कैसा टर्म आ जाएगी आपके पास में, तो 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, अब अगर मैं 1 को इधर लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो I माइनस 1 इक्वल्स टू, और माइनस एल्फा को उस तरफ लेता हूं, एल्फा अपॉन एन को इधर लेता हूं मैं, एल्फा अपॉन एन माइनस एल्फा। तो I माइनस 1 इक्वल्स टू, एल्फा को कॉमन ले लें तो 1 माइनस एन अपॉन 1। ठीक है, देन थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम कि I माइनस 1 इक्वल्स टू एल्फा, और ये हो जाएगा आपके पास n माइनस 1। अब अगर मैं एल्फा को बाहर लेता हूं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, एक सेकेंड, क्या आएगा, n नीचे आ गया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यह 1 माइनस एन, ठीक है, 1 माइनस एन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर आपके पास में जो आएगी टर्म्स, दैट इज I माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और उसके बाद आप देख सकते हैं n ऊपर चला जाएगा, इसमें n यहाँ, और 1 माइनस n यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन का आपको यूज उस समय करना है जब आपको फाइंड करना है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, और आपके पास वांट ऑफ फैक्टर I गिवन है ना, वांट ऑफ फैक्टर I गिवन है। तो इन सब का मतलब देख लें, n जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, जितने मोल एसोसिएट हो गए हैं, I जो है हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर है, और अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा। तो दो फॉर्मूले हमने देख लिए हैं, एक डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए और एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, ओके बेटा, इसको रफ कर दूं मैं, चले आगे। ओके, चलिए अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन इससे रिलेटेड कि न्यूमेरिकल किस तरह से पूछ लिया जाता है। चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, और जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, दैट इज, चलिए मैं बुक में से ले लेता हूँ न्यूमेरिकल, अपने बुक में है न्यूमेरिकल। यस, देखिए न्यूमेरिकल है, इट इज एन एग्जाम्पल क्वेश्चन, और ये है कि सॉल्यूशन ऑफ K4FeCN6, solution of K4FeCN6 डिसोसिएट 46%, ये 46% डिसोसिएट होता है, और इसकी कंसंट्रेशन भी दी हुई है, डिसोसिएट 46% एट 27 डिग्री सेल्सियस। its concentration is 0.1 m, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 m है। एंड फाइंड the osmotic pressure of the solution। इस सॉल्यूशन का हमें ऑस्मेटिक प्रेशर फाइंड करना है। फाइंड द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन if R equals to 0.082 atm लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, और अब देखिए यहां पर जो हम बताना चाह रहे हैं कि आपको जो ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है कि सॉल्यूशन जो है
वो 46% डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा कहते हैं, सॉल्यूशन अल्फा जो है दैट इज 46/100। ठीक है, 46/100 है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसको आप 0.46 भी लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा जो आपको दिया गया है यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है C इक्वल्स टू 0.1 m, ये कंसंट्रेशन गिवन है आपके पास में। एंड देन टेम्परेचर दिया गया है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस 300 केल्विन, ये टेम्परेचर गिवन है। आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो आर की वैल्यू 0.082 atm लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। और कोई चीज अगर गिवन है तो देख लें हम, बाकी सब चीजें एक, हाँ ये चीज गिवन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसने पूछा आपको ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पूछा तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, फिर भी मैंने ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले उस क्वेश्चन में इसको लिया है। उसका रीजन ये है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, इसका डिसोसिएशन होता है। देखिए K4 FeCN6, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये जब डिसोसिएट होगा इट विल डिसोसिएट इनटू 4K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस। तो डिसोसिएशन से पहले आपके पास जो है 1 मोल है, 1 मोल, और डिसोसिएशन के बाद यू हैव 4 मोल्स, 4 मोल है। तो अब अगर इसके लिए मैं I की वैल्यू देखता हूं, ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखता हूं मैं कि डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ आ जाएगी। इसके लिए n इक्वल्स टू आपके पास 5 आ जाएगा। हाँ 5 मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5 हो जाएगा, 5 हो गए ना, कि यहाँ पर 1 मोल, तो हाँ ये 5 हो गए, 5 मोल्स, ठीक है ना, ये 5 मोल्स हो जाएंगे। तो ये आपके पास में n की वैल्यू 5 आ गई। ठीक, अब हमें देखना है इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज पाई इक्वल्स टू ICRT। ठीक है, I आपके पास I क्या हो जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर, C कंसंट्रेशन, R कांस्टेंट की है और T जो है वो टेम्परेचर है। अब यहाँ पर अगर हम I की बात करते हैं, यहाँ अब सुनो, अगर ये नहीं दे रखा होता कि 46% है, 46% है, तो उस कंडीशन में मैं I डायरेक्ट इसको देख करके फाइंड कर सकता था, I इक्वल्स टू डिसोसिएटेड अपॉन में नॉन डिसोसिएटेड, फिर सीधा ही 5 आ जाती है हमारे पास I की वैल्यू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कह रहा है कि 46% डिसोसिएशन होता है, यानी इसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प से इसको फाइंड करना है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए आपने जो फॉर्मूला देखा था, ठीक है, वो आपके पास में था, या दिस वाज द फॉर्मूला, बिल्कुल आपके पास था अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन n-1। ये किया था ना अपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, लास्ट में जो हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए लेट मी सी, यही था। ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं भी चेक कर लूं क्या आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था। I-1 n-1, यही था ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, हाँ यही था। ओके, तो अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है और आई फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब आई को फाइंड कर लेंगे आप, जैसे अल्फा की वैल्यू आपके पास में है कितनी, 46% है, तो यहाँ 4 यानी 0.46 इक्वल्स टू आई जो है हमें फाइंड करना है, -1 डिवाइडेड बाय एन जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 5 हो गए हैं। ठीक है, 5 -1, इसमें आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आई यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जब आई की वैल्यू आएगी, मैं एक बार डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको सॉल्व करने की बजाय। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आई की वैल्यू आपके पास 2.84 आएगी, अप्रोक्स 2.84 ये आई की वैल्यू आ जाएगी। अब आई को कैलकुलेट करने के बाद अब देखिए, अब आपको क्या फाइंड करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का भी अपने फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू ICRT। ठीक है, ICRT। तो यहाँ पर I की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2.84, 2.84
इंटू सी यानी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.1 एम, 0.1 एम, तो यहां पर 0.1 एम रख देते हैं। देन आर की वैल्यू गिवन है आपके पास, आर इज 0.082, इट इज 0.082, एंड देन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन, तो 300 केल्विन आप टेम्परेचर को रख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 300 केल्विन। और ये सारी वैल्यू रखने के बाद, ये सारी वैल्यू रखने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बिल्कुल द आंसर विल बी 6.98। अब यूनिट और बता दो क्या आनी चाहिए बेटा इसकी, 6.98 यूनिट एटीएम, ठीक है ना। रीजन है कि आप देखो आर के अंदर देखेंगे, आर में आपके पास जो प्रेशर की यूनिट है ना, यहाँ पर एटीएम है, तो जो प्रेशर की यूनिट होगी आर में आपके पास, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने पर भी यूनिट वही मिलेगी आपको, तो यहाँ पर इसकी यूनिट भी क्या होगी, एटीएम होगी, ठीक है। एटीएम में इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है ये, सुन लेना ध्यान से। देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि एक सॉल्यूशन है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन का डिसोसिएशन 46% होता है, मतलब अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें से 46 ग्राम ही डिसोसिएट होता है, बाकी बच जाता है, और ये 27 डिग्री पर होता है, जबकि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 एम है, इसकी मोलैरिटी या कंसंट्रेशन। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना था। यहाँ जो स्टूडेंट गलती करेंगे ना बेटा, वो मैं बता रहा हूँ, वो बच्चे क्या करेंगे, इसका यूज नहीं करते हैं, ये इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि इसने कहा है कि 46% इसका डिसोसिएशन होता है, वो क्या डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई वांट ऑफ फैक्टर निकालना है हमको, कंसंट्रेशन गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है, और वांट ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका यही था कि देख लो डिसोसिएशन होने के बाद डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल, तो उससे आई निकाल लेंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये आई आप डायरेक्ट कब निकालते हैं, जब आपको ये दे रखा हो कि 100% डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम आई डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, उस कंडीशन में फिर हम आई इक्वल्स टू, जैसे ना यहाँ 5/1 लिख करके देख लेते हैं कि आई 5 आ रहा है, बट ये कह रहा है कि 40% डिसोसिएशन हो रहा है। अगर 40% डिसोसिएशन हो रहा है तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले फॉर्मूले से फाइंड करना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ये फॉर्मूला है हमारे पास, अल्फा इक्वल्स टू i-1 l-1। तो यहाँ पर आई को फाइंड करने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 46/100 यानी 0.46 रख दिया आपने, आई की वैल्यू फाइंड करनी है, और एन है नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड, तो 5 पार्टिकल डिसोसिएट होने के बाद बने हैं, तो यहाँ से आपने पहले आई फाइंड किया, जब आपने आई फाइंड कर लिया उसको फिर आपने यहाँ इस फॉर्मूले में रख दिया, और वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आपके पास आ गया है, ठीक है। इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं। तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। एक चीज और बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं वो भी सुन ले आप ध्यान से। देखिए आपने हमने कुछ फॉर्मूले सॉल्व किए थे जिसमें हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड किया था, ठीक है। तो उसके लिए आपको, आपने ये देखा था, जैसे अगर मैं बात करता हूं एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दैट वाज जैसे डेल टीबी इक्वल्स टू टीबी और एन। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि आपको के बी की वैल्यू गिवन नहीं होती है, ठीक है। तो हमारी बुक के अंदर बेटा एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्ट के बी फाइंड कर सकते हैं, उसकी डेरिवेशन नहीं है, ठीक है ना। उसके डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ना आप, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज अगर मैं के बी फाइंड करना चाहूं तो के बी को मैं डायरेक्ट इससे भी फाइंड कर सकता हूं, एम ए इंटू आर इंटू टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 एंड देन डेल एच एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस फॉर्मूले की हेल्प से आप केबी को पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस केबी को यहां रख करके आप डेल टीबी भी फाइंड कर सकते हैं। या इनका मतलब बता देता हूं मैं, एमबी जो है आपके पास में, ये है आपके पास मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है। आर जो है ये कांस्टेंट है, वही
जीरो गिवन होगा वैसे आपको वैल्यू इसकी 082, ठीक है। टी बी जो है ये आपके पास में है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और डेल एच वी ए पी, डेल एच वी ए पी है आपके पास एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसको बोलते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ध्यान रखना इसमें ये कंफ्यूज नहीं बेटा, इसमें इसकी डेरिवेशन नहीं है। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे, आप आरबीएससी वाली बुक में, तो इसकी डेरिवेशन नहीं है, हमको इसको ड्राइव नहीं करना है, और नहीं आज तक इस पर कोई न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है। आज तक कोई न्यूमेरिकल नहीं है इस पर, लेकिन फिर भी आपको एक, हेलो, ओके। यस देखिए बेटा, आगे बीच में कॉल आ गया तो डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं। आवाज आ रही है आपको? ओके। तो मेरा कहने का मतलब है इस फॉर्मूले को केवल एक बार ध्यान रख लेना आप, क्योंकि ये फॉर्मूला वैसे फिर भी पता होना चाहिए हमें, क्योंकि आज तक वैसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है इस पे। इसी तरह से सिमिलर वे में आप ध्यान रखें, अगर मैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की जगह डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को लेता हूं, जैसे यहां पर अब मैं चेंज कर देता हूं, इसको लिख रहा हूं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम डेल टी एफ लिखते हैं और यहां लिखते हैं के एफ, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर के एफ की वैल्यू गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप के एफ पहले कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से इसी को फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करते हैं। तो ये के एफ, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा टी एफ, और यहाँ वेपराइजेशन की जगह आ जाएगा फ्यूजन, बाकी सेम रहेगा, ठीक है, फ्यूजन। तो यहां पर देखो एम बी वही है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, आर भी वही रहेगा, टीबी की जगह आपके पास में टीएफ आ जाएगा, और टीएफ जो है आपके पास में ये है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और जो डेल एच वी था, यहाँ पर डेल एच एफ यू एस आ जाएगा, इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, यानी एक अगर आप फॉर्मूला ध्यान रखते हैं तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा मेरे को अलग से बताना था कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको केएफ या केबी गिवन नहीं है, तो केएफ या केबी को आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके और उसके बाद केएफ की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं हम। लेकिन इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं आज तक ये कभी पूछा, क्योंकि एक्चुअली इसकी डेरिवेशन नहीं दी हुई है, ये बीच में एक जगह बस ऐसे ही दे दिया है केएफ या केबी को फाइंड करने के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, ठीक है, मैंने ऑफ नहीं की थी, रिकॉर्डिंग ऑन। एंथैल्पी ऑफ, बिल्कुल ये वाली जो चीजें हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, अगर ये होगा तो ये सारी चीजें गिवन होंगी उसके अंदर, क्योंकि इसके बिना तो आप उसको केएफ या केबी को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रख लेना आप, वैसे ज्यादा हेडेक की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज और बता दूं कि ये स्वाति कुछ पूछना चाह रहे, बोलो बेटा। ये स्वाति, अच्छा ओके, कोई बात नहीं, चलिए। तो अब मेरा कहने का मतलब है ये ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है। इसमें ध्यान रखना बेटा, आपके आरबीएससी के अंदर न्यूमेरिकल जो पोर्शन होता है ना, वो फिजिक्स जितना नहीं होता है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में पूरे पेपर के अंदर 2 या 3 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपको। अगर 30 क्वेश्चन आएंगे तो आउट ऑफ 30 क्वेश्चन ओनली 2 और 3 न्यूमेरिकल्स, यानी 56 में से आप मान सकते हैं लगभग 5 मार्क्स से ज्यादा न्यूमेरिकल कभी भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं उस वो मोस्टली 3 चैप्टर में से पूछे जाते हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक। इन 3 चैप्टर के अलावा कहीं से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो न्यूमेरिकल में आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, जो मैंने आपको कॉपीज के अंदर न्यूमेरिकल करा दिए हैं या जो मैंने वर्कशीट में आपको न्यूमेरिकल करा दिए हैं, उन मेथड के अलावा किसी दूसरे मेथड से न्यूमेरिकल न तो आपको कहीं दिखेंगे न कहीं आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब पर अपने एक एक न्यूमेरिकल ले लिया है।
तो इतना आप सफिशिएंट है, इतना कर लें, सफिशिएंट है। उसके अलावा थ्योरेटिकल पोर्शन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इनके बिल्कुल बेटा, मैं ये मेरी गारंटी है, ये मैं कह रहा हूं आपको कि क्योंकि एक्चुअली मैंने क्या है, आपकी बुक के अंदर जो जितने फार्मूलाज दिए हुए हैं उन सभी फार्मूले से मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिए हैं। इनके आप एक काम करना, एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ कि जैसे आप पिछले जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस है ना, अब जैसे ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब सबसे बढ़िया बात ये कि अपने पास थोड़ा टाइम है, अपन एक काम करेंगे, एक दिन डाउट सेशन के लिए रख देंगे। आप थोड़ा रिव्यू करना कि लास्ट 2 ईयर 4 ईयर 5 ईयर के अंदर जो सीबीएस आरबीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप एक बार रिव्यू करना और उसमें देखना किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उससे आपको भी आइडिया लगेगा कि उसमें न्यूमेरिकल्स हम सोल्व कर पाएंगे कि नहीं, और या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है हम सोल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको 2 या 3 दिन का टाइम दे दूंगा उसमें, तो आप 1-2 दिन आप उसको रिव्यू करना, फिर आप देखना, फिर एक दिन हम यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, जो प्रॉब्लम होगी आपकी। गॉट इट बेटा? ओके, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि बेटा एक नया अपन शुरू करा दें चैप्टर, क्योंकि आज क्या है, डे बहुत अच्छा है, टुडे इज वेडनेसडे, बुधवार है, तो नए चैप्टर की शुरुआत करा देते हैं। तो एक दिन अपन डाउट सेशन का रख देंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी जो डाउट होगी वो अपन या तो फ्राइडे को रख देंगे, फ्राइडे को आप डाउट अपनी ले लेना, आपको जो भी प्रॉब्लम हो अपन इस चैप्टर से रिलेटेड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी एक और वो है, मैंने अभी आपको ये करा दिया है। आपको एक और चीज बता दूं मैं कि जो मैंने अभी लास्ट टॉपिक आपको कराया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एक्चुअली ये टॉपिक सीबीएसई में से तो हटा दिया गया है। ठीक है, सीबीएसई में डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है। तो अब थोड़ा सा डाउट ये है कि अपन मान लो वो चीज पढ़ ले और वो हटा दी जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको भी वो रख रहा हूँ कि अपन थोड़ा वेट कर लेंगे 5-7 दिन में। आई होप कि जो डिलीटेड पोर्शन है आपका आरबीएससी का वो पब्लिश हो जाएगा, वो आ जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो रिमूव किया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ना 20-25% जो सिलेबस है उसको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जो सीबीएसई के अंदर एक बार रिमूव किया है आगे उसको थोड़ा कम पढ़ाएं, क्योंकि हो सकता है कि जो सीबीएसई ने रिमूव किया है वो आरबीएसई की उस टॉपिक को रिमूव करे, क्योंकि वो टॉपिक है जो दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉलिड स्टेट करना चाह रहा था लेकिन मैं अभी सॉलिड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सॉलिड में से काफी चीज वो रिमूव करेंगे। हो सकता है पूरा चैप्टर रिमूव हो जाए, क्योंकि सॉलिड स्टेट जो है वो किसी दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, कि अगर आप सॉलिड स्टेट चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आपको किसी चैप्टर में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है ना, तो इसलिए मैं एक बार उसको नहीं ले रहा हूँ, एक बार सिलेबस कंफर्म हो जाए उसके बाद अपन उसको ले लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, वो आगे वाले चैप्टर से भी कनेक्टेड है, इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट यहाँ ले रहा हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो देखिए अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करता हूं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किस चीज की, इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी ऐसी ब्रांच जिसमें आप ये स्टडी करेंगे किस तरह से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry in which interconversion of chemical energy and electrical energy is studied। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं कि किस तरह से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन किया जाता है, एक दूसरे में बदला जाता है। तो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में आप इस चीज की स्टडी करते हैं उसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो, अगर हम बात करें जो ये इंटर कन्वर्जन है ये 2 तरह से पॉसिबल है। ठीक है, इंटर कन्वर्जन की अगर मैं बात करता हूं, इंटर कन्वर्जन जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये 2 तरह से पॉसिबल है। पहला तरीका है कि केमिकल एनर्जी को
केमिकल एनर्जी, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया जाए इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, यानी जस्ट अपोजिट। तो अब जरा ध्यान से समझना कि वो डिवाइस, ठीक है, अब हम बात करें तो डिवाइस की, डिवाइस जिसका यूज आप करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, उसे आप क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो केमिकल सेल, केमिकल सेल, ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो अब यहां से देखो इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। अगर आपको कहा जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इट इज, मैं इसकी डेफिनेशन ले रहा हूं, इट इज एन डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है और ये डिवाइस क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज अ डिवाइस विच इज used to change chemical energy into electrical energy। तो ये एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसके लिए भी हम कोई ना कोई डिवाइस काम में लेंगे। तो इसके लिए जो हम डिवाइस काम में लेते हैं, ध्यान रखना बेटा, उस डिवाइस को हम बोलते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उस सेल को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन फिर इसी तरह से हो जाएगी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे इस टॉपिक से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, यहाँ लिखा हुआ है कि ये हमने एक ऐसा डिवाइस देखा है जिसमें जो चेंज करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, लेकिन एक चीज और इसमें ऐड कर दें, थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन का यूज करके इसको चेंज करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू चेंज केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसकी स्टडी पूरी कंप्लीट होने के बाद फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। एक्चुअली इस पूरे चैप्टर के अंदर केवल दो ही चीज की स्टडी की गई है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की स्टडी है, और फिर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो डिटेल में अपन करेंगे। तो चलिए इसको रफ कर देता हूं और हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं। इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से समझ में आता है, इसमें मार्क्स भी पूरे आते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन तो हमने देखी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम डेनियल सेल भी कहते हैं, ध्यान रखें, इट इज आल्सो कॉल्ड डेनियल सेल, इट इज आल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। तो ये सारे नाम जो है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम है, ध्यान रखें। तो ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डायग्राम। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका फंक्शन कैसा होगा, वो हम देखते हैं। स्ट्रक्चर, तो देखिए स्ट्रक्चर में एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इट इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल्स, ये दो हाफ सेल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक को तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और सेकेंड वन इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, इसको रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं।
अब इसमें दो इलेक्ट्रोड हम लगा करके रखते हैं, ठीक है। वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स इन इट, एक यहां लगा दिया मैंने और एक इलेक्ट्रोड मैंने यहां लगा दिया। देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स एंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद वोल्ट मीटर। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते हैं। अब खास बात क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड है इट इज मेड अप ऑफ जिंक, ये जिंक का बना हुआ है। एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड जो है इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, ये कॉपर का बना हुआ है। कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड दोनों की अगर हम बात करते हैं तो दे आर डिप्ड इन अ एक्वस सॉल्यूशन, इनको एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया गया है। जैसे अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट वाले की, इट हैज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन इन इट। और दूसरे वाले की अगर हम बात करते हैं, देखिए तो ये जो है इट हैज कॉपर क्या जिंक सल्फेट आएगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि जिंक इज डिप्ड इनटू जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में इसको डिप किया गया। और एक और चीज है यहाँ पर, देयर इज वन मोर अरेंजमेंट आल्सो, कि यहाँ पर आपने इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब लगाया है। दिस इज इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, इट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, इसको सॉल्ट ब्रिज कहा गया है, ठीक है। ये ग्लास का बना हुआ इन्वर्टेड ट्यूब है। ओके लेट्स कंटिन्यू। आवाज आ रही है बेटा मेरी? एम आई ऑडिबल? यस, एम आई ऑडिबल बेटा? आवाज आ रही है आपको? शायद नहीं आ रही है। ओके नाउ एम आई ऑडिबल? ओके चलिए देखते हैं आगे। तो ये हमने एक डायग्राम बना लिया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सॉल्ट ब्रिज तक हमने देख लिया था, ठीक है। तो ये जो हमने बनाया इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, ठीक है, और इस इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब के दोनों एंड जो है ना बेटा, यहाँ पर कॉटन लगा दिया जाता है, कॉटन या ग्लास वूल लगा दिया जाता है। और बीच में यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल करके रखते हैं, जैसे KCl है, KNO3 है, इसको फिल करके रखा जाता है। ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है इसको एक्वस इसको जेलेटिन के साथ मिक्स किया जाता है, ताकि ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो एकदम से निकल करके और इस कंटेनर में नहीं आ जाए। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज ओनली स्ट्रक्चर, ये केवल स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि ये किस तरह से वर्क करेगा। इसका नाम ऑक्सीडेशन हाफ, इसका नाम रिडक्शन हाफ क्यों है, अब समझते हैं। देखिए इसको मैंने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहा है। ऑक्सीडेशन हाफ इसलिए कहा है बिकॉज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक सॉलिड फॉर्म में है यहाँ पर इलेक्ट्रोड की फॉर्म में, और व्हेन इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन इट फॉर्म्स Zn2+ आयन एंड चेंजेस इनटू एक्वस एंड रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जिंक जो है, जिंक इलेक्ट्रोड ये एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है 2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से सॉल्यूशन में आ जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, Zn2+ सॉल्यूशन में आ जाएगा और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें Zn इज चेंजिंग इनटू Zn2+, दिस इज ऑक्सीडेशन। सो दैट्स व्हाई दिस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसलिए अपन इसको कह रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि ऑक्सीडेशन जिंक में ही हुआ, कॉपर में क्यों नहीं हुआ। तो एक चीज समझ ले बेटा, एक टर्म होती है जिसे अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जिंक और कॉपर की, तो ध्यान रखना जिंक जो है इट हैज ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन कॉपर। जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है इट इज ग्रेटर देन कॉपर। तो जब आप इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो कॉपर के कंपैरिजन में जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन इजीली या रेडिली रिलीज करेगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन हाफ का है। अब हम बात करते हैं कॉपर की। तो यहाँ देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए हैं, these 2 electrons will move towards
जिंक टू कॉपर, जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और यहाँ ये से होते हुए ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये कॉपर के अंदर एंटर करेंगे और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है यहाँ पर हमारे पास। तो देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में वी हैव Cu2+ आयन एंड SO4 2- आयन, ये दो तरह के आयन है। और नेचुरल है कि ये Cu2+ आयन यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में तो होंगे ही क्योंकि ये सॉल्यूशन के अंदर है। तो जैसे ही ये Cu2+ आयंस, Cu2+ आयन दे कम इन कांटेक्ट विद टू इलेक्ट्रॉन्स, जब ये इन दो इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां से Cu2+ है, तो एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे। तो Cu2+ को क्या चाहिए, पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल होने के लिए। तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके न्यूट्रल हो जाएगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हियर वी कैन सी in this reaction the electron is receiving, electron is gaining by Cu, तो इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है। तो जब ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, दैट्स व्हाई इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि रिडक्शन हाफ सेल है ये, इट इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। अब इसी का रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि समझना कि एक और पोटेंशियल होता है जिसे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम कंपेयर करें जिंक को और कॉपर को, ध्यान रखना, तो जो कॉपर है उसका रिडक्शन जो पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल इज इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। तो यहाँ पर कॉपर की जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है इट इज मच मोर ग्रेटर देन जिंक, जिंक से काफी ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई जिंक इज रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। बट इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखें, इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर, इलेक्ट्रॉन के मूव होने की जो डायरेक्शन है वो ये है, electron is moving from zinc to copper and we know that the direction of current is just opposite the direction of flow of electrons। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो जो करंट का फ्लो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कॉपर से जिंक की तरफ, ठीक है। और ये जो वोल्ट मीटर है ये वोल्टेज बताएगा कि इन दोनों जो सेल हाफ इलेक्ट्रोड को लगाने के बाद इनकी पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, उसको अभी अपन कैलकुलेट करके देखेंगे। लेकिन अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो हमने कहा इलेक्ट्रॉन जिंक ने रिलीज किया, कॉपर ने गेन किया, कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन गए, करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो गया। वन मोर इंपोर्टेंट थिंग, एक और इंपोर्टेंट बात, दैट इज लोन, LOAN, ठीक है। ये चीज और हमें ध्यान रखनी है, इट इज अ ट्रिक, ये एक सिंपल ट्रिक है बाय विच यू कैन लर्न द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को समझ सकते हैं। देखिए L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, L का मतलब यहाँ लेफ्ट है, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, A स्टैंड्स फॉर एनोड एंड N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। इस चीज को समझते हैं। देखिए यहां पर मैंने जो लेफ्ट साइड में हाफ सेल बनाया है, लेफ्ट साइड में हाफ सेल बनाया है, वो हाफ सेल जो है उसके लेफ्ट साइड में उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहां जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इट इज ऑलवेज एनोड, उसको हम हमेशा एनोड कहते हैं। तो दिस इज एनोड, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है ये एनोड है एंड एनोड इज नेगेटिव हियर, और यहाँ एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। इसका अपोजिट अगर राइट हैंड साइड जाए तो राइट हैंड साइड में आप देखिए इसका अपोजिट, अगर ये एनोड है द राइट इलेक्ट्रोड विल बी कैथोड, तो ये हो जाएगा हमारे पास कैथोड, कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो अब आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहे हैं, बट करंट का फ्लो कहां हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये चीज हमेशा लर्न करनी है, हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड हमेशा नेगेटिव होता है और एनोड पर ही ऑक्सीडेशन होता है। तो उसके लिए लर्न करने के लिए ये ट्रिक सबसे बेस्ट है, ठीक है ना, ये बेस्ट ट्रिक है। तो इसमें आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी अगर कंफ्यूजन भी हो जाए ना कि एनोड कौन होगा कैथोड कौन होगा, तो सिंपली आप इसको देख करके याद रख सकते हैं कि एनोड हमेशा लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड होगा, एनोड पर ही ऑक्सीडेशन होगा और एनोड पर ही नेगेटिव चार्ज होगा। बट ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, ये हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ही सही है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका अपोजिट होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि ये जो सेल अपन ने बनाया है इट इज प्रोड्यूसिंग करंट, ये करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, आप देखो ये करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम करंट देते हैं,
ठीक है, उसको वोल्टेज देते हैं अपन, और फिर उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, और ये करंट को दे रहा है खुद। तो इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रोड, और जो इलेक्ट्रोड्स है कैथोड एनोड, वो डिफरेंट होंगे, उसमें डिफरेंट होंगे, चार्ज उसमें अपोजिट हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हम बात करेंगे आगे, अभी मैं उसको बाद में लूंगा, अभी तो इसकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, और इसके बाद अब जो बच गया है हमारा, वो है इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि मैंने ये सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो क्या होता, इसका क्या फंक्शन है, तो वो सारी बातें हम कल के वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो कल हम वो चीज देखेंगे। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कल अपन जो स्टार्ट करेंगे डायग्राम हम पहले बना के रख लेंगे। ठीक है, तो फटाफट फटाफट फिर अपन इसको एक बार और एक्सप्लेन करके फिर इसके सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज मैं इतना ही ले रहा हूँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, कल की क्लास देखते हैं फिर। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉल करा देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय।